बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिलाल शफीक यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, मेरी आपसे गुजारिश ये है कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि मेरा और आपका राब्ता मज़ीद मजबूत हो। गुज़िश्ता रोज़ मरी में होने वाली मीटिंग में कैप्टन सफदर भी मौजूद थे। ये उनकी तस्वीर है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और मैं कभी भी कैप्टन सफदर का हवाला ना देता क्योंकि उनके फैमिली मेम्बर हैं, मियाँ साहब के दामाद हैं। इसमें आखिर ऐसा क्या हो गया कि कैप्टन सफदर जो मरी में गुज़िश्ता रोज़ मीटिंग हुई इसमें मौजूद है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ में क्यों बना रहा हूँ कि कल ही सुहेल वरैस साहब का कॉलम आता है, 11 अगस्त 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें वो ये कहते हैं कि नून लीग इस वक्त आखिरी दमों पे है, यानी बिस्तरे मर्ग पे है, उसकी तबई उम्र मुकम्मल हो चुकी हुई है, अब उसकी ज़रूरत सिस्टम को नहीं रही। याद रखें कि कैप्टन सफदर हमेशा उस वक्त एक्टिव होते हैं और एक बड़े बाकिरदार दामाद हैं और आशिक़ रसूल भी हैं। उनकी ख़त्म नबूवत से मोहब्बत को कोई बंदा चैलेंज नहीं कर सकता। उनकी सियासी जमात और उनके पॉलिटिकल नज़रियात से आप इख्तलाफ कर सकते हैं और बाज़ औक़ात बहुत तल्ख़ बात कर देते हैं, चाहे इसमें उनकी भी एक तरह से क्रिटिसिज्म उन पर आ जाए। तो कैप्टन सफदर हमेशा तब एक्टिव होते हैं जब नून लीग पर मुश्किल वक्त आता है, क्योंकि उन्होंने आज से तकरीबन 1 माह पहले एक स्टेटमेंट भी दी थी कि इस वक्त सीएम साहिबा की गाड़ी चलाने वाले बहुत सारे लोग हैं। मैं उस वक्त अपने कायद या अपनी जोजा के साथ खड़ा होता हूँ जब वो एक नज़रिए के साथ होते हैं, यानी जब उन पर एक मुश्किल वक्त होता है। तो कैप्टन सफदर तकरीबन 1.5 साल बाद हमें इस तरह किसी सियासी मीटिंग में, अगर उससे पहले आए हों तो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन सियासी मीटिंग में तकरीबन 1.5 साल बाद हमें नज़र आए हैं। और सुहेल वरैस के कॉलम का हवाला भी मैं अब इस वजह से दूंगा, जो एक मंजरनामा, सियासी मंजरनामा बनने जा रहा है वो मैं आपको बता दूं वैसा ही होगा। क्योंकि व्यूअर्स, यहाँ पर मैं सुहेल वरैस साहब का कोई ब्लाइंड फॉलोअर नहीं हूँ, लेकिन मैं एज ए जर्नलिस्ट मेरे पास से खबर है कि एक पुलाव पार्टी होती है वीकेंड में, और उस पुलाव पार्टी का मैं बार बार इसलिए हवाला देता हूँ, वहाँ से सुहेल वरैस साहब खबरें लेते हैं और उस पुलाव पार्टी में कुछ ऐसी शख्सियात शामिल होती हैं जो सिस्टम के इंतहाई करीब हैं और सिस्टम को इंतहाई अजीज़ हैं। वो जो खबरें जब सुहेल साहब सुनते हैं तो एज ए जर्नलिस्ट वो अवाम के सामने ले आते हैं, वो फिर सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया। और इस दफ़ा की खबर ये है जो उन्होंने कॉलम लिख दिया है कि भाईजान नून लीग की सिस्टम को ज़रूरत नहीं है। उस कॉलम को आप 11 अगस्त 2025 में डेली जंग में जाके पढ़ भी सकते हैं। उसके जो मदरजाजात हैं या उसका जो थीम है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो फरमाते हैं कि जी जो पीटीआई थी ना, वो पावरफुल सियासी जमात थी, सिस्टम ने उसके साथ क्या किया, या मुक्तदरा की जो एक सोच थी, जिस तरह मुक्तदरा की पॉलिसी चली, उसको आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर कर दिया। अब उसके पास ये पोजीशन भी नहीं है कि वो अवाम के लिए बाहर आ सके या अवाम में आ सके। उसकी स्ट्रीट पावर ख़त्म हो गई, उसका डंक ख़त्म हो गया, ठीक है। पार्लियामेंट में भी वो बात नहीं कर सकती। और सिस्टम ये समझता है, सुहेल साहब अपने कॉलम में लिखते हैं, या निज़ाम ये समझता है कि अब चूँकि पीटीआई अपने आखिरी दमों पे है तो हमें क्या ज़रूरत है हम हुकूमत का भी बोझ उठाएं। याद रखिएगा, हुकूमत उस वक्त लाइबिलिटी बन जाती है जब उसकी ज़रूरत ना रहे, जब काम सारा एक मिस्टर एक्स ने करना है और मिस्टर वाई बिला वजह उसके साथ जुड़ा हो और उसकी पॉलिसी की वजह से मिस्टर एक्स पर भी तनकीद हो, तो ऐसी चीज़ें फिर लाइबिलिटी बन जाती है। या मिस्टर वाई को बिल्कुल स्क्वीज़ कर दिया जाएगा या उसको बिल्कुल उस पोजीशन में रखा जाएगा जितनी उनकी पॉलिटिकल अप्रोच है या जितनी उनकी पॉलिटिकल सपोर्ट है। तो इस वक्त हुकूमत की कितनी पॉलिटिकल सपोर्ट है वो आपके इल्म में मेरे से ज़्यादा है। और याद रखें, एक माजी की मैं आपको एक हिस्टोरिकल रेफरेंसेस आपके साथ शेयर करने लगूँ। वैसे तो बहुत से रेफरेंसेस हैं, लेकिन एक रेफरेंस ये है कि जनरल ज़ियाउल हक और कौमी इत्तेहाद में बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन थी, पॉलिटिकल अलाई थी ये जनरल साहब की। लेकिन जैसे भुट्टो साहब को फांसी हो गई, उनका करिश्मा टूट गया, हालात कंट्रोल में आ गए, तो जो कौमी इत्तेहाद था उस वक़्त का, उनके साथ जनरल साहब ने डिस्टेंस क्रिएट कर लिया। तो इस वक्त भी जो पीटीआई की पोजीशन है वो एज सच कोई थ्रेटनिंग नहीं है, उससे सिस्टम को या चलते हुए निज़ाम को कोई ख़तरा नहीं है। तो ये सुहेल साहब का थीसिस है। अच्छा, अब यहाँ मेरा एनालिसिस ये है कि जब सुहेल साहब ये कहते हैं कि पीटीआई भी आखिरी दमों पे है, नून लीग भी आखिरी दमों पे है, तो खान के मुतालिक ये नहीं कहा गया कि वो आखिरी दमों पे है। ये मेरा एनालिसिस है। पीटीआई हो सकता है आखिरी दमों पे हो, नून लीग हो सकता है आखिरी दमों पे हो, लेकिन खान आज भी पॉलिटिकली पॉपुलर लीडर है। आज भी अवाम उसकी तरफ देखती है अपने दुखों के मदावे के लिए। आज भी उसकी मकबूलियत है, हो सकता कबूलियत ना हो। पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर है, हो सकता है एक्सेप्टेबल ना हो, लेकिन बेस्ट ऑप्शन सिस्टम के पास अगर इन फ्यूचर कोई हुई तो वो खान ही होगी। क्योंकि खान का जो वोट बैंक है ना, अब उसकी ज़ात के गिर्द है,
उसको पीटीआई की, इलेक्टेबल्स की, किसी आइडियोलॉजी की, किसी सूबे की, किसी खास मीडिया की, सोशल मीडिया की ज़रूरत नहीं रही। अब वो उन सबसे ऊपर निकल गया। तो खान मौजूद है, पीटीआई नून लीग आखिरी दमों पे है। देखें जी, जब ये कहा जाएगा कि नून लीग अपने आखिरी दमों पे है, तो फिर ओबियसली नून लीग एक पॉलिसी बनाएगी, और पाकिस्तान में जो एक पॉपुलर पॉलिसी है वो है करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाना। ख्वाजा आसिफ अगर करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठा रहे ना कि ब्यूरोक्रेट्स करप्शन करते हैं, आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी जो वो करप्ट है, ये एक नैरेटिव है जो मेरा ख्याल है सिर्फ ख्वाजा आसिफ ओन नहीं कर रहे, ये पूरी नून लीग की जो कोर है, जिसमें मुझे लगता है मियां नवाज शरीफ साहब भी एक्टिव हैं, कि ये नैरेटिव लेके अब हमने अवाम में जाना है कि हमने एटलीस्ट सिस्टम में रह के कुछ तो नया किया। क्योंकि पाकिस्तान में जब आप कहेंगे ना कोई फलां शख्स करप्ट है, वैसे तो सारे का सारा सिस्टम करप्ट है, तो लोगों की हमदर्दियां आपके साथ होती हैं। और याद रखें कि पीटीआई की पॉपुलैरिटी की वजह यह है कि पीटीआई ने 8-10 साल खान साहब ने बच्चे बच्चे को बता दिया वो चोर है, वो चोर है, सजा मिली नहीं मिली, वो चोर था नहीं चोर था, ये और बहस है। अब ख्वाजा आसिफ नारा लगा रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी करप्ट है। लेकिन अगर ब्यूरोक्रेसी करप्ट है, एक वजीर दफा फिर किसी चैनल पर यह बात क्यों कहता है कि मैं जिस पार्लियामेंट लॉजिस में रहता हूँ वहाँ की हालत सही नहीं है, दरवाजे ख़राब हैं, टूटी हुई दीवारें हैं, जो भी वहाँ इश्यूज़ हैं, तो मैं कभी मोहसिन नकवी साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ, तरले करता हूँ, कभी स्पीकर साहब के पास जाता हूँ, कभी वज़ीर आज़म के पास जाता हूँ कि इसको रिकन्स्ट्रक्ट करवा दिया जाए, इसकी रेनोवेशन करवा दी जाए। अगर वो अपने पार्लियामेंट लॉजिस की रेनोवेशन ही करवा सकते तो वो कैसे ब्यूरोक्रेट्स को, जो पाकिस्तान का पावरफुल सेक्टर है, उनकी करप्शन को एक्सपोज कर सकते हैं। असल बात तो ये है ना कि आप अपना घर, आप वो पार्लियामेंट का हिस्सा वजीर दफा हो के, और उस मुल्क के वजीर दफा जो एटमी कुव्वत है, जिसने अभी 4 माह पहले इंडिया के 7 मई से 10 मई तक दांत खट्टे किए, आप अपनी पार्लियामेंट लॉजिस को रिकन्स्ट्रक्ट नहीं करवा सकते, तो क्या आप बकौल आपके कि ब्यूरोक्रेट करप्ट हैं, 35 खरब रुपया इन पर सालाना लगता है, मैं इनकी करप्शन एक्सपोज करूंगा, मैंने तो सिर्फ वैसे ही लिखा था लेकिन रोला मच गया, अब मैं इनके नाम दूंगा, क्या आप उनके खिलाफ सबूत ला सकते हैं, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवा सकते हैं, उनको सज़ा दिलवा सकते हैं जिन्होंने करप्शन की है? ख्वाजा साहब, अगर पार्लियामेंट का, मैं तीसरी दफ़ा माजरत के साथ ये बात कह रहा हूँ, आप अपना मामला ठीक नहीं करवा सकते, उसके लिए आप मिन्नतें तरले करें कि मेरे बुए बना दो, बारियाँ बना दो, तो आप कैसे इन्हें सज़ा दे सकते हैं? ये एक सवाल है जो मैं अपने देखने वालों के लिए रख। तो ये अब आप तीनों एक कड़ियाँ जो मैंने जोड़ी हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब करप्शन के खिलाफ, बेबसी पार्लियामेंट लॉजिस को रिकन्स्ट्रक्ट करवाने में, और साथ साथ वो कह रहे हैं सिस्टम ठीक चल रहा है। अच्छा, अब सुहेल वड़ाई साहब का नज़रिया आपके सामने रख दिया, ख्वाजा आसिफ साहब का रख दिया, एक काउंटर नज़रिया भी है, वो है मुनीफ फ़ारूक साहब का। मुनीफ फ़ारूक भी सिस्टम के करीब समझे जाते हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि जी बात ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो है ना, वो यस बॉस करने वाले शख्स हैं, उनको सिस्टम से कोई मसला नहीं। अगर मुक्तदरा ड्राइविंग सीट पे हैं, वो अमरीकी सदर से मिलते हैं, वो फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं, वो इकनॉमिक पॉलिसी बनाते हैं, तो शहबाज साहब इससे इनसिक्योर फील नहीं कर रहे, उनको कोई मसला नहीं है। तो ऐसा शख्स सिस्टम को चाहिए, और सिस्टम को ऐसा शख्स अजीज़ है, तो इसलिए वो किसी पे बोझ नहीं है। यानी जो सुहेल वड़ैच का पुलाव पार्टी का नैरेटिव है, मुनीफ फ़ारूक उस नैरेटिव को काउंटर कर रहे हैं। लेकिन एज ए जर्नलिस्ट जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, सुहेल साहब का सोर्स इज़ मोर पावरफुल दैन मुनीफ फ़ारूक सोर्स। ये मैं आपको मुकम्मल जिम्मेदारी और संजीदगी से बता रहा हूँ कि सुहेल वड़ैच सोर्स इज़ मोर पावरफुल दैन मुनीफ फ़ारूक साहब सोर्स। अच्छा, साथ साथ अब सुहेल साहब को हसन अयूब साहब ने भी काउंटर करने की कोशिश की है। अब पता नहीं डेलिबरेटली की है या अनइंटेंशनली की है। हसन अयूब साहब भी सिस्टम के करीब समझे जाते हैं। उन्होंने कहा जी कि जो अली मीन गंडापुर है ना, ये तारीख का हिस्सा बनने जा रहा है, ये साहब का वज़ीर आला बनने जा रहा है। ये हसन अयूब ने आज़ाद उर्दू को एक इंटरव्यू में बात की है, आज ये आधा घंटा पहले इंटरव्यू नशर हुआ है। तो अच्छा, अब सवाल ये है कि सुहेल साहब तो कहते हैं सारे जो है लूज़र हैं पीटीआई में, अली मीन गंडापुर जो है वो बेनिफिशरी है। मैं यहाँ पर ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि पीटीआई की गवर्नमेंट जो केपी में वो नहीं गिराई जाएगी, वो अपनी जगह मेंटेन रहेगी। अली अमीन गंडापुर को साबिक वज़ीर आला का टाइटल नहीं मिलेगा जब तक ये सेटअप कायम है। अली अमीन गंडापुर शहबाज शरीफ पार्ट 2 से कम नहीं है, या अली अमीन गंडापुर मुकम्मल तामुन कर रहे हैं। हर वो शख्स, हर वो पॉलिसी जो दरकार होती है, अली अमीन गंडापुर सिस्टम को देते हैं।
तो क्यों अली अमीन गंडापुर को हटाया जाएगा? और अली अमीन गंडापुर अगर आप दीगर सियासी जमातों को देखें, बिलखुसूस जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी, ANP, जिनका KP में वोट रहा है और अभी भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, अली अमीन गंडापुर की वजह से PTI का KP में वोट कम हो रहा है। मेरी ये बात गलत हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मुझे लगता है कि अली अमीन गंडापुर का रहना इनके जो सियासी मुखालफीन हैं खान साहब के, उनके लिए बेहतर है, क्योंकि ये जितनी देर गवर्नेंस करेगा PTI का जो वोट बैंक है, जहां ये तीसरी दफ़ा इन्होंने हुकूमत बना ली है, वो गिरेगा। तो आज के प्रोग्राम का हमारा यही थीम था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।